नमस्कार दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के तृतीय सेमेस्टर यानी दूसरे वर्ष के बीए की पुस्तक न्याय की रात, जिसका शीर्षक है, उस पुस्तक का शीर्षक है न्याय की रात, नाटक के विषय में कुछ बातों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। न्याय की रात यह एक ऐसी एकांकी है जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार के द्वारा लिखित है। आइए जानें चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जीवन परिचय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जन्म मुजफ्फरगढ़ में 1906 में हुआ। वे सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को अपनी लेखनी का विषय बनाते रहे हैं। चंद्रगुप्त की कहानी और नाटकों में वातावरण के अनुकूल भाषा का प्रयोग सहजता के साथ मिलता है। वे एक यथार्थवादी लेखक हैं। गुप्त जी के नाटकों में कोमलता की पुष्टि होती है। इन्होंने विदेशी भाषा की कहानियों को हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी भाषा सहज और भाव संप्रेषित करने वाली है। रचनाएं हैं, इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं, गोरा, बचपन, संदेह और आंसू। लेखक की भाषा सरल, स्पष्ट और सटीक है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग छवि बनाई है, एक पहचान बनाई है। आइए हम चर्चा करते हैं प्रथम अंक की। हेमंत जो इस नाटक का एक प्रमुख नायक है, उसका कमरा जो है बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। मेज पर कुछ फाइलें हैं, पुस्तकें हैं, सब रखी हुई है। एक कोने में स्टूल पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक काले रंग का टेलीफोन रखा हुआ है, और वहीं एक कोने में एक कुर्सी पर मुंशी देवराज, जो हेमंत के निजी सहायक या अंग्रेजी में कहें तो सेक्रेटरी हैं, वे वहां पर बैठा करते हैं। और उसी के बगल में एक हरे रंग की टेलीफोन रखी है। कमरे में सोफे भी हैं, कुर्सियां भी हैं, और यहाँ हेमंत की आयु के बारे में अगर कहें तो वह लगभग 40 वर्ष का है। मुंशी देवराज की उम्र 50 साल से भी ज्यादा की है। हेमंत किसी फाइल पर उलझे हुए हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और शायद वह अपने बहन और बहनोई का इंतजार कर रहे हैं। बहन का नाम उमा है और बहन के पति यानी बहनोई का नाम राजीव। दोनों उसके यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। तभी मुंशी और हेमंत राजीव के बारे में आपस में चर्चा करते होते हैं। हेमंत कह रहा है कि राजीव उससे करीब 2 साल का छोटा है, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत तेज था। उसने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। बिहार के एक जिले में वो कलेक्टर बन गया। स्वाधीन भारत के समय वह एक राज्य का सिविल सप्लाईज का चीफ कंट्रोलर भी हुआ करता था, परंतु 1 वर्ष के अंदर ही उसे इस्तीफा दे दिया। ये सारी बातें सुनकर मुंशी को बहुत आश्चर्य हो रहा है। वो आंखें निकालकर इन बातों को सुन रहा है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और राजीव और उमा वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों आधुनिक परिधान धारण किए हुए हैं और सीधे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। हेमंत उनके लिए कुछ चाय कॉफी मंगवाने की बात कहता है और अपनी बात शुरू करता है। राजीव भाई, आपने तो 50 लाख का कारखाना लगवाया है, पर आप में जरा भी घमंड नहीं। आप महान हो। आप तो मजदूरों की तरह जीवन बिताते हो। अब मेरी ही स्थिति को देख लो, मुझे तो फुर्सत तक नहीं है काम से। जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी फोन की घंटी बजती है और मुंशी हेमंत से कहता है
कि हेमंत सर, व्यवसाय मंत्री का फ़ोन आया है आपके लिए। फ़ोन में हेमंत फोटोग्राफी की फिल्म के संबंध में बातचीत करते हुए दिखाई देता है। अचानक दोबारा एक फ़ोन आता है। मुंशी कहता है कि हेमंत जी, आपको रिजर्व बैंक ऑफ के जो मैनेजर है उन्होंने फ़ोन किया, रिजर्व बैंक के मैनेजर ने। हेमंत के रवैये से राजीव को बहुत हंसी आ जाती है। वह मन ही मन हंसने लगता है। तो उमा कहती है, पिताजी कहा करते थे कि हेमंत सारी दुनिया से न्यारा है। वह इंपीरियल होटल में सबसे महंगा सेट लेकर रहते थे। नए मॉडल की शानदार बड़ी कार में घूमा फिरा करते। पर ना जाने ये भाई साहब आलीशान जिंदगी गुजारने वाले यहाँ एक छोटा सा बंगला लेकर क्यों अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हेमंत से जब राजीव ने उनके कामकाज के विषय में बातचीत किया, पूछा, तो कोई सही जवाब उन्हें नहीं मिला। वे इधर उधर की बातें कहने लगे। मुंशी देवराज अपना अभिप्राय देने लगे कि जनाब, लोगों ने इस दफ्तर को दरगाह ही समझ रखा है। रोजगार मांगने आ जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर, सेक्रेटरी आना जाना लगे ही रहता है। सुनकर राजीव कहता है, मैं तो समाज सेवा के बारे में नहीं बल्कि शुगल यानी पेशे के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आप तो मुझे समाज सेवा के बारे में बता रहे हो हेमंत जी। हेमंत कहता है, पता है राजीव भाई, मैं बहुत सारी कंपनियों का डायरेक्टर हूँ। उमा ने अपने भाई के काम को रहस्यवादी बताया। तभी राजीव ने हेमंत से सिगरेट फैक्ट्री के उस स्कैंडल या उठे हुए उस बवाल के बारे में पूछताछ किया। तो हेमंत कहने लगा, उसे मजबूरी में रहकर मैनेजिंग डायरेक्टर बनना पड़ा। राजीव से उसने कृष्ण शौरी रेड्डी के बारे में पूछताछ किया, जिसे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी माने गए। हेमंत ने कहा कि उसे डर है कि रेड्डी साहब कहीं यह मामला जांच कमीशन को न दे दे। राजीव समझ गया कि हेमंत उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। राजीव था तो बहुत बुद्धिमान। उसने हेमंत की मदद करने से इनकार कर दिया। तुरंत हेमंत उसकी हंसी उड़ाने लगा और कहने लगा, आपको ही तो इस सिगरेट कंपनी का डायरेक्टर बना देना चाहिए। तभी अचानक एक टेलीफोन की घंटी फिर से बज उठती है। हेमंत फोन उठाकर कहने लगता है, माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकता इस उद्घाटन समारोह में। मुझे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। श्रीमान जी, मुझे माफ कीजिए। और राजीव की तरफ देखने लगा। देखते देखते उसने कहा, मैं पार्लियामेंट में नहीं गया। अभी मुझे दीनबंधु कॉलेज के प्रिंसिपल फोन पर नए कॉलेज के उद्घाटन कार्य के लिए बुला रहे हैं, जो मेरे हाथों से ही वो करना चाहते हैं। और तभी बातचीत के बीच में एक बार और फोन की घंटी घनघना उठती है। मुंशी हेमंत से कहने लगता है, हुजूर, प्रधानमंत्री निवास से आपके लिए फोन है। उनका व्यक्तिगत सहायक सेक्रेटरी आपसे बात करना चाहता है। और हेमंत राजीव की ओर देखकर कहने लगा कि उसे प्रधानमंत्री ने कल 8 बजे निवास स्थान पर बुलाया है। ये सुनते ही राजीव और उमा दोनों को काफी हंसी आ गई। राजीव कहने लगा, प्रधानमंत्री तो अपने हवाई जहाज से 5 बजे बंबई अपने सहायक सेक्रेटरी के साथ ही जा चुके हैं। मैंने खुद देखा है ना। मैं और उमा दोनों अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए पालम हवाई अड्डे पर गए थे। पालम दिल्ली में है। वही हमारी भेंट प्रधानमंत्री और उनके सहायक यानी सेक्रेटरी से वहीं हो गई। असल में इसी कारण हम दोनों आपके पास थोड़ी देर से पहुंचे। सुनकर मानो हेमंत के होश ही उड़ गए। वह कहने लगा, भाई साहब, यह दुनिया ही एक नाटक है। मैं भी ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। हे।
उमा उठकर हेमंत के पास आ जाती है, उसका हाथ थाम लेती है और कहने लगती है, भैया, पिताजी के मृत्यु शैया पर बोले गए वचन को तुम याद करो। तुम क्यों इतना झूठ बोलते हो भाई हेमंत? उसके बाद राजीव उमा को घर चलने के लिए कहता है। उमा, चलो अब हम घर चलेंगे, काफी देर हो चुकी है। राजी और उमा चले जाते हैं। मुंशी और हेमंत उस कमरे में रह जाते हैं। तभी अचानक द्वार खोलकर एक चपरासी प्रवेश करता है और एक काम वाली बाई के आने का संदेश देता है। कहता है, हुजूर, एक काम वाली बाई आई है, देखने में बहुत खूबसूरत है। सुनकर हेमंत कहता है, अच्छा, तो लगता है ये हमारे काम की चीज है। अरे ले आओ, उसे अंदर ले आओ, वरना वहीं से वापस भेज दो। पूछो उसे क्या चाहिए। चपरासी युवती को लेकर अंदर आता है। युवती अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसे हरिदास त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति ने हेमंत के पास भेजा है और यह कहकर भेजा है कि हेमंत उसे कोई न कोई सरकारी नौकरी जरूर दे देंगे। वह युवती बताती है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है जब वह केवल 13 वर्ष की थी, 13 एज की थी, तभी उसके माता पिता इस संसार से जा चुके। उसने इतिहास विषय, हिस्ट्री विषय लेकर एमए द्वितीय श्रेणी में प्राप्त किया। घर की सफाई, खाना बनाना, कामकाज, घर के सारे काम वो कर लेती है और अपना गुजारा करने के लिए ट्यूशन भी करती है। वह जन्म से अपने आप को अभागिन कहती है और यदि हेमंत आप मुझे नौकरी दे देंगे तो मेरा जीवन ही संवर जाएगा। युवती विनती करती है। हेमंत उस युवती की कहानी बड़े ध्यान से सुनता है। उस युवती का नाम है कमला और कहता है, आपके लिए मैं सहानुभूति रखता हूँ और आप बहुत खुश नसीब हैं कि सुबह ही मुझे एक बड़े अफसर का फ़ोन आया और उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की ठीक आपके जैसी ही चाहिए। हेमंत कमला को उसके मित्र के नाम का एक पत्र थमाता है और कहता है, कल ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम सीधे इनके पास चले जाओ। ऐसा कहते कहते अचानक हेमंत को फिर से किसी ने फोन किया और फोन पर आवाज आ रही थी, 20,000 रुपए मेरे वापस करो। फोन की उस बातचीत से यही लग रहा था कि हेमंत ने अगले से उधार लिया है। हेमंत उससे गुस्से में बातें कर रहा था। फोन पटक दिया और मुंशी को डांटते हुए कहने लगा, मुंशी, जाकर खाता पुस्तक निकालो, खोलो, पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। मुंशी हेमंत को याद दिलाते हुए कहने लगा, आपने राम किशोर को चीनी इंपोर्ट का लाइसेंस लेकर देने का वादा किया था, तो आपके इंपीरियर होटल में रहने का खर्चा तो वह आपको देता ही था। 35,000 की न्यू बुक भी उसी ने आपको खरीद कर दी थी। एक ब्यूक मतलब एक वाहन, हो सकता है कार। मुंशी कहता है, जितनी भी चीजों की परमिट ली थी उन सब के लिए 3% के हिसाब से नगद रुपया भी हम लोग वसूल कर रहे हैं ना। राम किशोर के पास इन सब के सबूत भी हैं, क्योंकि होटल के बिलों के भुगतान के समय वह मुझसे डायरी में हस्ताक्षर भी लेता रहा है। साथ ही ट्रांजिस्टर, रेडियो, कालीन, कीमती सामान का भुगतान भी तो सेठ ने ही किया था। आपको सेठ को 20,000 रुपए देने होंगे। तभी सेठ राम किशोर ने फिर से हेमंत को फोन किया। हेमंत ने उसे कहा, राम किशोर भाई, आप एक काम करो, मेरे घर पर ही आ जाओ। और उसे अपने घर पर बुला लिया। तभी
सदानंद के वहां पहुंचने की खबर हेमंत को मिली। हेमंत ने मुंशी से कहा कि वह रजिस्टर निकाले और सदानंद का नाम देखे कि वह किस जिंक में आता है, श्रेणी में, जिंक में आता है, क्योंकि पंजाब से लेकर केरला तक के किसी भी जिंक में, है ना, श्रेणी में उसका नाम नहीं दिखा। मुंशी कहने लगता है कि सदानंद तो पूरे भारत में फैला हुआ है, वह तो एक सिंबल है, प्रतीक है। हेमंत हंसते हुए कहता है, आपने इस बेईमान सरकारी अफसरों के नाम के लिए कच्चा तंबाकू नाम का एक रजिस्टर ही तो खोला है। हेमंत ने उस रजिस्टर में बंगाली तंबाकू के कई नंबर देखे, जिसमें से 2 नंबर पर एक नाम था फणींद्र नाथ बनर्जी और एक नाम था रिपुदन साहा। गुजराती तंबाकू कंपनी के नंबर में देखा तो एक में था माणिक भाई का नाम और एक में बसंत राव। पंजाबी तंबाकू कंपनी के एक में था लाला साहब और एक में था फतेह चंद सीकरी का नाम। इस लिस्ट को देखते ही हेमंत ने मुंशी से कहा, सदानंद के बारे में सही रूप से बताए तो मुंशी का जवाब यही था कि वह अखिल भारतीय तंबाकू कंपनी की सूची में आता है, जो हिंदुस्तान की तंबाकू नंबर 1 है। हेमंत कहता है, क्या 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 कहा, सदानंद का नाम किस श्रेणी में आता है? मुंशी कहता है, अखिल भारतीय तंबाकू कंपनी की सूची में सदानंद का नाम आता है। हेमंत कहता है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तंबाकू से हमें कितने काम और लेने हैं? सदानंद तभी जब मुंशी और हेमंत बात करते होते हैं तो सदानंद हेमंत के घर में प्रवेश करता है। हेमंत मुंशी को 2 गिलास में शुद्ध निर्मल जीवनामृत लाने को कहता है। तो यहाँ हम शुद्ध निर्मल जीवनामृत से तात्पर्य यही रखेंगे कि कुछ शराब। तभी सदानंद अपनी बात रखता है कि उसे बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि वह ऑफिस के कामों में बहुत अधिक व्यस्त है। सदानंद उससे तंबाकू वाली कंपनी के बारे में पूछताछ करते। हाँ भाई बोलो, अब क्या हालचाल है, तंबाकू कंपनी कैसे चल रही है तुम्हारी कंपनी? और राजीव के विषय में भी अपनी राय देता है कि राजीव अगर रेड्डी से कह दे तो तंबाकू कंपनी के लिए कोई ना कोई जांच पड़ताल की जरूरत ही ना हो। हेमंत की बातों से यह पता लग गया कि राजीव कोई गलत काम नहीं करेगा, ईमानदार है, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ेगा। हेमंत अपने बारे में एक बात और कहता है कि एक समय था जब वो बहुत ईमानदार था, और वो अपनी कहानी सुनाता है। तो हेमंत की कहानी को मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सुनते रहिए न्याय की रात, इस एकांकी का सारांश।